नाज़रीन आदाब, कश्मीर के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती बयान करूँ। वाकई में कुदरत ने कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया है। यहाँ के लहलहाते हुए खेत, यहाँ की वादियाँ, यहाँ के झरने दिल को मदहोश कर देती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। एक नए अंदाज के साथ एक नया प्रोग्राम यानी रूबरू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप ही के बीच आकर मुख्तलिफ अवामी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर आप ही से बात करेंगे और आपकी कीमती आरा और तजावीज़ को अवाम और आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के बहुत सारे मौज़ूआत हैं, जैसे कि आर्टिकल 370, डिलिमिटेशन, गवर्नर रूल और पंचायती राज। नाज़रीन हमारे बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद है, जिनमें से हमारा ख़ासकर यूथ और ख़ासकर हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, BDC चेयरमैन रामहाल विलगाम, BDC चेयरमैन त्राटपोरा विलगाम। चलिए बात करते हैं इनसे। नाज़रीन चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, कश्मीर को तशद्दुद के भंवर से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले तो मैं जिस इलाके में हूँ, मैं यहाँ के हर लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से रिसेंटली हमारे एक यूथ ने जो है IAS क्वालिफाई किया है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सवाल तशद्दुद का आपने पूछा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है तशद्दुद किस चीज़ का है। तशद्दुद हमारे दिल में है। वो कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने। आप देखिए आजकल कोविड सिचुएशन की वजह से जो स्कूल्स बंद पड़े हैं, हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, लेकिन वी आर स्टिल ऑन दैट वेरी ट्रैक कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव 4G। तो तशद्दुद की आपने जो बात करी है, यहाँ पे तालीम दीजिए, नौकरियाँ दीजिए, तो हमारा हक है वो हमें दीजिए। हमारे पैसे, हमारा जो रोड्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन सबको संवारिए। आपने अभी पहले ही शुरू में कहा था कि कश्मीर जन्नत बेनज़ीर हैं, इसको दुल्हन की तरह सजा रखा है। तो दुल्हन का जो एक एक जेवर है वो इसको लगा कर रखिए, तभी तो दुल्हन दुल्हन दिखेगी। और इनके जेवर यहाँ का यूथ है। यहाँ के यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, आप देखिए वो उभर कर आएंगे। तो हम सब यूथ जो भी यहाँ के लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छा आत्मनिर्भर भारत, जो आज स्कीम लॉन्च हुई है, हम भी वही आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। हम अलग नहीं है इस चीज़ से, लेकिन हमें वो चीज़ प्रोवाइड तो करें। आप मुझे कहीं भेज रहे हैं, लेकिन आप मुझे वहाँ तक जाने का कोई रास्ता तो बताएं। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, आई विल स्ट्रगल, ये मुझ तक है, मुझे स्ट्रगल करना है, लेकिन कोई चीज़ तो हो सामने, मेरा कोई मंशा तो हो, कोई मंजिल तो हो जो मुझे जहाँ तक मैं जाऊँ। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमें फैसिलिटीज़ अवेल नहीं है, हमारे साथ सही नहीं किया जा रहा है। अब वो कहाँ पे गलती है, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है सरकार को। इस सवाल का कोई और जवाब देना चाहता है? जो 17-18 साल जो हमारा यूथ है वो ज़्यादा उस पे जा रहा है, तशद्दुद की राह पे वो ज़्यादा जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे काम होगा सबसे पहले पेरेंट्स का, और उसके बाद काम होगा जो टीचर्स है उनका काम होगा, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आसपास है, उनका काम है वो, क्योंकि उन गुमराह हुए जो कुछ लोग होते हैं, वो यूथ होता है, उनको कहीं पे वापस लाना है, जो मेन स्ट्रीम में वापस लाना है, तब जाके तशद्दुद। इसके लिए हमें थोड़ी गलत रास्ता इख्तियार तो नहीं ना करना है, हमें मतलब अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचानी है, ना कि गलत रास्ता इख्तियार करना है। तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास आई फील 2 तरीके हैं, लेकिन हमें सीधा रास्ता, आई फील हमें पहले ये देखना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव आगे जाके मैं खुद ना फंसूं कहीं। देयर विल बी 2 वेज। तो आपको वो रास्ता चुनना है ताकि आगे जाके आप खुद किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। लेकिन दूसरी तरफ से आपको जो आज का यूथ है, स्पेशली उनको कुछ एक परसेंटेज जो यूथ है जो गलत रास्ते जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, फर्स्ट वी शैल सी कि कैसे स्टार्ट हुआ, वायर फ्रॉम इट स्टार्टेड। तो पहले हमें ये देखना चाहिए ना कि यहाँ के जो यूथ थे वो तालीम की तरफ राग़िब थे। आफ्टर व्हाट हैपन कि जो गरीब तर लोग तबका था, उनके बच्चे चले गए यहाँ से। आफ्टर दैट दे जॉइंड डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके बाद उनका ये मंशा, पहले उन्होंने तालीम हासिल की टू दैट दे वुड सर्व देयर ओल्ड एज पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो उसके बाद जब उनको वो नहीं मिला, आफ्टर दैट दे जॉइन, तो उसके बाद से शुरू हुआ। तो आज का बच्चा, कोई भी बच्चा स्कूल में ये नहीं कह रहा है आई हैव टू जस्ट जॉइन सम रॉन्ग बॉडी। ठीक है, तो जब 10th या 12th हुआ, आफ्टर दैट आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर क्वालिफाइंग, आफ्टर गिविंग अप दिस देयर एजुकेशन, तो उसके बाद जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, उसके बाद उनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट
डिफरेंट ट्रैक पे जाता है, तो उसके बाद से वो डिफरेंट सोचने लगते हैं. दैट इज़ वाई वी डू हैव दीज थिंग्स. जस्ट एश्योर द जॉब्स टू द यूथ ऑफ दिस Kashmir Valley. So after that you will see the change. Firstly, I would like to say one thing, that Kashmir youth that entered into the wrong path. But do you know how much people live in Valley? It's almost 80 lakh population. Got it? And 50% is youth. Got in the wrong activities. If we have a perception or analysis regarding that, it may not be 0.1. It may not be 0.1, but nobody is representing the sentiment of 99%, more than 99%. I'm very much concerned about this thing. I talked on various stages that Kashmiri youth is not anti, it is not anti. We are part of India and we are Indian, proud to be an Indian. सयाहत के साथ साथ कश्मीर की मईशत को कैसे वापस पटरी पे लाया जा सकता है? मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करप्शन को ख़त्म कीजिए. और किसी का पॉइंट, करप्शन को ख़त्म कीजिए, सबसे मेन चीज़. देखिए मैम, सियाहत को डेवलप करने के लिए बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज़ को वो हमें बनानी चाहिए. देखिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर लोगों में इनसिक्योरिटी जहन में बसी है. देखिए अगर आप टूरिज़्म में बात यहाँ पर करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको जो ये नेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि कौन से किस लोकेशन में अच्छी जगह है. यहाँ पर नेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड. देखिए यहाँ पर कल कुछ रिजल्ट आया था, तो बहुत सारे जो हमारे जो यहाँ किस इलाके में जो IAS जिन्होंने टॉप किया था, उसने कहा कि अगर मैं यहाँ होती थी शायद ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूँ. तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो है एक इनसिक्योरिटी फील हुई है लोगों में. तो गवर्नमेंट मस्ट डू टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ दैट इनसिक्योरिटी दैट हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. और तभी जब अगर नेट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर जो है टूरिज्म फैसिलिटीज़ कहाँ पर उसी से यहाँ पर जो है जब यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे तभी जाकर यहाँ पर जो है इकॉनमी डेवलप हो सकती है. I would like to add a bit. पहली बात आपने इकोनॉमी की कही, ठीक है. घर के हालात तब सुधर जाएंगे जब वहाँ का वातावरण ठीक होगा. फॉर दैट वेरी थिंग यू नीड स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय पीस. जब तक अमन नहीं है तो आपके घर में, हम अपने घर की बात करेंगे, हमारे घर में शांति नहीं है तो वो घर आगे नहीं बढ़ सकता. तो अमन के जरिए 4G दीज आर एक्सक्यूज. ये छोटी मोटी बातें, नेट फैसिलिटी है, हाँ सफ़र हो रहे हैं, दैट्स अ थिंग, मगर 4G से अमन नहीं आने वाला है. मेरा सवाल है, क्या पंचायती राज इदारे और अर्बन लोकल बॉडीज अगस्त 2019 के बाद मजबूत हो गए हैं? जब आज से 2 साल पहले हमने पंच और सरपंच यहाँ इलेक्शन लड़ा है, उस वक्त जान की बाजी लेकर हम आए. उसके बाद BDC इलेक्शन हुआ है आफ्टर यूनियन टेरिटरी बन के, उस वक्त भी जान की बाजी हम लोगों ने ली है. तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ UT ने हमें बोला कि आपको यहाँ एक ब्रिगेड के पावर्स दे. मैं आज की इस आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें एक सिपाही की पावर दे दीजिए. वो भी हमें नहीं लगता है ग्राउंड पर. पूरे देश के जो मरकज़ में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने हमें पावर्स दिए हैं, लेकिन यहाँ जो ग्राउंड लेवल पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ माफिया लोग बैठे हैं जो 20 साल से, जिन लोगों ने बाइकाट किया है, जिन पार्टियों ने बाइकाट किया, उन्हीं के कर्मचारी उन ऑफिसों में बैठे हैं, वो हमें उफ तक करने नहीं देते. जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑफिस हैं, जब तक कि मैं समझता हूँ कि उनकी चेंज न हो तब तक ये फजूल है, क्योंकि इसमें जो पैसे वहाँ से आ रहे हैं वो पैसे खर्च नहीं हो पाए. आज पंचायत रूल जो है, जो पंचायतों को पावर मिला है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं और बढ़िया काम हो रहे हैं, और हर एक को, और जितने भी जो भी हमारा यूथ है यहाँ, हर एक काम कर रहा है. और पहले की मैं बात करूँ, पहले तो चिट्ठी के बगैर किसी को काम मिलता ही नहीं था. आज एक बच्चे को भी आप देखो, उसको भी पता है मेरे हल्के में 1 करोड़ रुपया आया है और खर्च कितना हुआ है और बैलेंस कितना है. मेरा अगला सवाल है, क्या गवर्नर रूल आम सरकार से बेहतर है या नहीं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. तो मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो गवर्नर राज सबसे बेहतर है, क्योंकि जब से गवर्नर राज हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार आ गया है. क्योंकि हमें मतलब सेफ्टी नहीं लग रही थी.
रात को जब सोते थे तो यही थ्रेट रहती थी कि सुबह बंद होगा, लेकिन वो बंद ख़त्म हुआ, सुधार आने लगा है। गवर्नमेंट ऑफिस जो है उनमें भी काम में सुधार आ गया है। इसलिए गवर्नमेंट ये जो गवर्नर रूल है, गवर्नर राज है, ये आम सरकार से बेहतर है। गवर्नर जो राज होता है या गवर्नर रूल, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रूल के बारे में या प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, अंडर आर्टिकल 356 के पास जो ये पावर होता है, हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर होता है कि वो इम्पोज करा सकता है यहाँ पे गवर्नर रूल। लेकिन गवर्नर रूल में यहाँ पे एक तो नेपोटिज्म एंड करप्शन एंड यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। बट द मैटर इज़ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नर रूल होता है या राज होता है, उसमें जो लोगों के ग्रीवेंसेस होते हैं, लोगों के जो डिमांड्स होते हैं, वो अच्छी तरह फुलफिल नहीं होती, बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल दे नो द डिमांड्स ऑफ द पीपल, they know at ground level what are the grievances, what are the main fundamental or we can say the basic demands of the people। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से एम्पावर करेंगे, उससे यहाँ मैं ज़्यादा ये यहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। एंड देयर इज नो पीस, तभी ये आपने देखना है कि अगर आपके हालात ठीक नहीं है, चल रहा है, तो आप इसको कैसे क्रेडिट दे रहे हैं कि गवर्नर रूल नहीं अच्छा है? खुद एक हाथ में गवर्नर रूल अच्छा नहीं है। जहाँ तक गवर्नर रूल का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है, अगर यहाँ पर हम गवर्नर रूल से हम इलेक्शंस को हम तरजीह देंगे तो फिर यहाँ पर वही ख़ानदानी राज आएंगे, तो फिर वो करप्शन, नेपोटिज्म, बाकी चीज़ें, उससे मुझे लगता है कि 100 दर्जा बेहतर है कि गवर्नर रूल जिसमें ट्रांसपेरेंसी आई, बाकी जो ऑनलाइन सिस्टम्स वो आ गए और जो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो आर्टिकल 356 है, द फ्रेमवर्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे सेड दिस इज द डेड आर्टिकल, बट नाउअडेज दिस बिकम द डेडली वेपन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो उस स्टेट में उसकी गवर्नमेंट, वहाँ उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको हटाया जाता है या वहाँ पे गवर्नर रूल लगाया जाता है। इसलिए जब फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आर्टिकल को कहा है कि दिस इज द डेडली वेपन, एंड हम उनसे क्या ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इसलिए हमें ये चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहिए। जिस तरह आज हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को या हम कहेंगे पंचायती राज सिस्टम को हमने जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया है, हमें इसी तरीके से जो स्टेट लिस्ट में जितने भी पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर्स देने चाहिए, ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी, ताकि यहाँ पे पीस, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट, ताकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सके। मुझे लग रहा है सबसे बेहतर राज गवर्नर रूल है यहाँ। पहले कुछ माफिया बैठे थे ऊपर और लोग काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, एक ही बंदा काम करता था। और आज देखो यहाँ, आज हर एक जो हमारे यूथ है हर एक हल्के में काम करते हैं। जब से यहाँ गवर्नर रूल हुआ है, कोई क्राइम आप देखो, क्राइम में कितना फ़र्क आया है। मुझे लग रहा है सबसे अच्छा रूल है ये गवर्नर रूल। और जो हमारे गरीब और कुछ माफिया लोगों को तकलीफ में है, ज़रूर वो तकलीफ में है, और कुछ लोग तकलीफ में हैं कि वही पुराना राज, वो ब्यूरोक्रेट राज होना चाहिए, हम उसके खिलाफ है। मुझे लग रहा है गवर्नर रूल सबसे अच्छा रूल है, गवर्नर रूल जो कश्मीर में अभी चल रहा है। सर ने बोला माफियाज, वो आज भी है, चिट्ठी की आज भी ज़रूरत पड़ती है। कहाँ है गवर्नर रूल? दोनों बराबर, स्टेट ने भी कुछ नहीं किया हमारे साथ, लेकिन गवर्नर रूल में भी कुछ नहीं हुआ है, आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारे लिए सब एक जैसा, जो स्टेट था, स्टेट रूल तब भी यही था, आज भी यही है। कहाँ मिल रहा है सबको? ये खाली बोलने की बात है, उन तक ही पहुँचता है जो अपने अपने होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ इनसे रिजेंबल करता है। इट्स लाइक क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर हम कंपेयर करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर रूल के साथ, हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट में भी वही नेपोटिज्म, स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ कुछ खास किया नहीं है। बट इफ़ वी कंपेयर इट विद गवर्नर रूल, आई वुड डेफिनेटली चूज स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम गवर्नर रूल से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बात उन तक पहुँचा नहीं पाते हैं। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे कुछ भी ना किया हो हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि शायद वही गवर्नर रूल से बेटर है। मैं मीडिया का पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ आके किसी जगह ये प्रोग्राम हो रहा है। अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं यहाँ, तो मेरे ख्याल में कश्मीर से मतलब बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों के। कश्मीर एक गुलदस्ता है जो बहुत खूबसूरत है और अच्छा है। मैं चाहती हूँ ये गुलदस्ता बना रहे, तो लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, ये हर लिहाज में, हर वैकेंसी हो, कुछ भी हो, हर लिहाज में नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि जो भी कुछ आता है, ये बात अभी सही है, यहाँ कोई कांटे हैं, पुराने कांटे हैं,
जो मतलब अपने राज में रहे हैं जो कांटे, वो अभी यहाँ पर हैं। जो कांटे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को आगे तक जाने नहीं देते। और जो रहा हमारा मतलब ये अपना राज, इस राज में यहाँ करप्शन बहुत बढ़ गया है और मैं चाहती हूँ करप्शन यहाँ ना रहे। और हम चाहते हैं साथ देना, हम चाहते हैं खुश रहना, हम चाहते हैं यहाँ अच्छे अच्छे काम करने, और कुछ नहीं चाहते हैं। खुदा हाफिज़। मैं पहले मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ इस बिछड़े हुए ज़िले कुपवारा के अंदर आए, कदम रखा, तो इन लोगों ने हमारे हाथ में ये माइक दिया कि हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। कश्मीर के अंदर पहली सदियों में बहुत पहले ज़माने की बात है, लाउदीद एक खातून गुजरी, उसने बोला कि ईद ऐसन की बकर ईद ऐसन म्यून काज वोट गैस ना कोई। पता नहीं आप इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये है कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट लोगों के साथ इंसाफ देना चाहे तो लोग खुश ही खुश होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम एसटी के लोग जो है, हम पहाड़ों में रहने वाले हैं, हमारे साथ जिस तरह की पहली गवर्नमेंटें करती रही है, अगर वैसा ही हाल आज भी रहा तो हम क्या कहें कि हमारा क्या बस है, ये गवर्नमेंट खुद जानती है। हम हर हमेश अमन चाहते हैं, हमें हर हमेश हिंदुस्तान का साथ दिया है, अपने मुल्क का साथ दिया है, अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम बिछड़े हुए इलाके के जो लोग हैं, पीछे रहने वाले जो लोग हैं, वो हर हमेश गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। और जो गवर्नर की बात चली, बहुत अच्छा है। अगर हमें आसाइश मिल जाए, हमारे काम होते रहे, तो पब्लिक आपके साथ। मेरा अगला सवाल है डिलिमिटेशन के बारे में, यानी हदबंदी को आप जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए फ़ायदेमंद समझते हैं या नहीं? जी मैम, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। दैट इज़ कि जिन बच्चों ने जन्म लिया है 2002 में, 2018 तक दे अटेंड द एज ऑफ वोटिंग, दे अटेंड और दे रीचड द वोटिंग एज, दैट इज़ कि वो उन्होंने 18 ईयर्स की एज पाई। एक एग्जांपल। दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एंड डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली मेरे कहने का मकसद ये है कि देयर इज रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देयर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इस पॉपुलेशन के पास एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब डिलिमिटेशन जो कमीशन होता है उसका मकसद यही होता है कि नई नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट करना। अब जब नई नई कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे बन पाएंगी तो यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगी, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स बनी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, विद द रिजल्ट उनकी जो डिमांड्स है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट का डिलिमिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डिलिमिटेशन वो असल में जो है फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे इन्हेंस करता है। जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज करे, यानी जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं किसी स्टेट के, किसी कंट्री के, वहाँ जो है पावर सब पहुँच जाए। देखिए, आई थिंक दिस डिलिमिटेशन इज़ जस्ट कंसर्न विद द वोट बैंकिंग। देखिए, आप जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको पहले जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन, देखिए मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा है कि वहाँ पर जो है जो पार्टीज़ होती हैं वो आपस में ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो आपकी गवर्नमेंट को फेवर करेगी, इसमें जो है आम लोगों को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। सो दिस हैज़ बिकम जस्ट अ टसल इज़ अ गेम ऑफ टसल बिटवीन द पार्टीज। सो बेसिक जो है बेसिक फंडामेंटल थिंग जो है, आपको जो लोग जो है उनकी जो ग्रीवियंसेस है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं एक ही पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है अगर ये लोगों के एस्पिरेशन उसको फुलफिल करती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। सर, डिलिमिटेशन ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, क्योंकि डे बाई डे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसमें मेरी ज़ाती सजेशन है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, उनको पहले रिहा किया जाए। उनका भी उसमें एक रोल है, जिस भी पार्टी। और उसके बाद जो हमारे इलेक्टेड आज 5 सरपंच BDC बने हैं, उनको भी मशवरे में लिया जाए
और मैं अपनी रमहाल की बात करूं, इस वक्त मेरा ब्लॉक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा है। आधा लिया है कोपारा, आधा लिया है लंगेट, आधा लिया है हंदवारा। तो एक इलाके में 3 MLA साहब हमें यहाँ बैठे रहे थे। आज अगर डिमिलिटेशन में इस पर गौर किया जाए तो ये अच्छी बात है, इसमें सब लोगों को एतमाद में ले जाए तो फ़ायदा मिल ही जाए। मैं पहले एक बात करूँगा, जब हम डिलिमिटेशन की बात करते तो ये आफ्टर एबॉर्गेशन ऑफ 370 यहाँ पे JNK में शुरू हुआ। जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है हमारी, वहाँ पे पहले जो हमारी डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो ST है, SC है, या जो बाकी लोग हैं, तो उनको पहले उनकी रिजर्वेशन दी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज डेमोक्रेटिक राइट है। तो आफ्टर एबॉर्गेशन ऑफ 370 वही राइट यहाँ पे, क्योंकि कंट्री एक ही है, हमारा संविधान एक है, तो यहाँ पे दूसरा आईन एक कानून, जब जो 370 की बात करते तो डिलिमिटेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रही थी। जब हम देखेंगे कि यहाँ की आबादी, जब हम गुजर बकरवाल लोग ST SC की बात करें, उनके साथ यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। उनके जो बेसिक राइट्स थे उनसे उनको डिप्राइव किया जा रहा था। और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे पॉपुलेटेड है कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम जब हम बोलेंगे पोल परसेंटेज 2-2 लाख तक पहुँच चुकी है। और इनको ये इट इज़ OBS की एक रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे 2-2.5 लाख आबादी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वोटर जिसमें जो हम बोलेंगे जो मेच्योर वोट्स अबो 18, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली वो उन लोगों तक ग्रास रूट लेवल तक है। तो उस चीज़ के लिए डिलिमिटेशन ज़रूरी है। और जो ST और SC जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स है, अभी ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, तो जो रेस्ट ऑफ कंट्री में लॉज है तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होने चाहिए। और जो जिस बंदे का राइट है वो फंडामेंटल राइट उसको मिलना चाहिए। मेरा सवाल है, पंचायती राज के नाफिज होने से देही सतह पर किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं? जो हमारा पंचायती एक्ट जहाँ पे जो लागू हुआ है, मैं उसके माध्यम से बात करना चाहूँगा। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जितना भी हमारे तक है हम वो काम कर रहे हैं। अगर ड्रेन से या टोल पाथ से या रोड से ही हमारे लोग फिट रहेंगे तो हम यही काम करते रहेंगे। इसमें यही हमने नहीं सोचना है। ग्राउंड लेवल पे इस वक्त हम ये भी काम कर रहे हैं, जितने भी स्कीमें आज तक चल रही थी गवर्नमेंट की ओर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये दे रहा था, जैसे कि इसमें कितनी स्कीमें हमें आ रही, मैं एक एक करके नाम नहीं ले सकता हूँ। उसमें हमें पिछले 6 महीने से अभी तक वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। उसमें वो लोग भर दिए गए थे स्कीमों में कि जो इसका हक रखते ही नहीं थे। अब हमने इन 6 महीनों में ऐसा किया है, पंचायत एक्ट राज ने जितना भी है ओल्ड एज पेंशन है या कोई लोला लंगड़ा जो भी है, उसके लिए जो फंड्स आते थे उसमें वो लोग भर दिए गए थे। डॉक्टर ने उन लोगों को सर्टिफिकेट दी थी कि जो अच्छे खासे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको ये पैसा मिल रहा था। इसमें हमने पंचायत एक्ट राज में सबसे पहले हमने ये काम किया है, हमने हर डिपार्टमेंट से जो स्कीम आती है उसका हमने जायज़ा लिया है और कम से कम 100% नहीं 80% तक हमने उसको ठीक कर दिया है। बाकी जो अब लोगों की बात, जो अभी यूटी की बात जो चल रही है, अगर यूटी की बात में हमें कोई चेंजिंग जो आ रही है, लोगों के दिल में जब ये आता है कि चेंजिंग आ गई है हमें गवर्नर राज से, तो लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। अब गवर्नर साहब का जो राज चल रहा है, अगर वो कुछ हमें करके दिखाएंगे, लोग अपने आप झूम उठेंगे, नहीं गवर्नर राज में हमें फायदा मिल रहा है, कुछ चेंजिंग आई है, हम इसके साथ हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चेंजिंग तो आनी चाहिए, ये हर एक आदमी को सोचना है। ये छोटे लेवल पे जो अफसर लोग बैठे हैं उनको भी कोऑपरेट करना है, जो बड़े लेवल पे हमारे अफसर लोग बैठे हैं उनको भी कोऑपरेट करना है, और जो हम 7 लोग बैठे हैं हमें भी कोऑपरेट करना है। तब जाके कहीं ना कहीं कोई हल मिल जाएगा और हम आगे चले जाएंगे। इसमें बहुत सारे फायदे मिले हैं लोगों को। आज लोगों को ये फील हो रहा है यहाँ, जब से यहाँ यूनियन टेरिटरी बन गई, कि हमारे कुछ नुमाइंदे हैं जिनको हमने वोट डाले हैं। किसी भी ऑफिस में हम जाएंगे, चाहे फ़ोन करके या हम उनके साथ जाते हैं, जो भी छोटे छोटे काम हैं वो इसमें आज आम लोगों को मिल रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह फ़ायदा है। और ऐसी बात नहीं है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। वी आर इलेक्टेड पर्सन, हम सेलेक्टेड कोई नहीं आए हैं। हम घर में, हम गाँव में, हम हर छोटे बड़े ऑफिस में जाते हैं अपने पंच और सरपंच के साथ मिलकर। रहा सवाल बेरोज़गारी का सवाल, मैंने अपने ब्लॉक में 40% इस वक्त अपने जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनके लिए काम मखसूस रखे हैं मैंने। पंचायत राज की जहाँ तक हम बात करते हैं, इसका मतलब है इट्स अ ब्रिज बिटवीन कॉमन मैन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। एक आम बंदे को, जो आम नागरिक है, डायरेक्टली किसी ऑफिसर तक नहीं पहुँचता, किसी जगह किसी ऑफिस से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा। ये एक जो इसका लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इसका पंच होता है या जो इसका सरपंच होता है, एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है
ये इसकी एक वॉइस बन जाता है, और ये वॉइस इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी ऑफिस में जो इसकी बेसिक नीड्स होती है, जो नेसेसिटीज होती है, उनको पूरे करने के लिए होती है। तो पंचायत राज का एक मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, ये एक बैकबोन है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये बैकबोन है डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से, आपको ग्रॉस रूट लेवल से, आपका जो पिछड़ा हुआ बंदा है, जो जिसके पास कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची होती है, उसका जो पंच होता है या जो उसका सरपंच होता है, एटलीस्ट उससे उसकी कनेक्टिविटी होती है, और जो उसका रिप्रेजेंटेशन, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और उसका जो भी मसला है निजी लेवल पे होता है, जहां तक उससे हो सकता है वो उसको सॉर्ट आउट करता है। तो ये नीड है। हम पंचायत राज, ये जो पंचायत राज, जो रिसेंट पंचायत इलेक्शंस हुए, तो ये एक ज़रूरत थी। तो हम इससे एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट होके यहाँ से दोबारा से जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किया जाए, एंड इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप, टाइम बहुत कम है, इसलिए मुख्तसर अल्फाज में आप जवाब देंगे। मैं वेलकम करता हूँ सत्यपाल मलिक जी से, जिसने यहाँ पंचायत राज इलेक्शन स्टार्ट करवाए थे। उस टाइम मैं जानता था, जब उसने इलेक्शन के लिए यहाँ बिगुल बजा दी थी, तो लोग मुख्तलिफ बारों में चुनौतियाँ करते हैं, अब फार्म नहीं भरेगा कोई। मगर मैं उस पंचायत राज का, मैं इस वक्त जब ग्राउंड लेवल पर मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, एक गरीब जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, और 14 FC जो हमारे कश्मीर में कभी आता ही नहीं था। अगर आता था 2-2 लाख रुपया हर पंचायत में। मेरे पंचायत में इस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपया आए थे। मैं हिस्टोरिकल काम बता रहा हूँ अपनी पंचायत की, जहाँ मुझे लग रहा है जब से दुनिया पैदा हुआ था मेरे गाँव में, वहाँ पानी पहुँचता नहीं था। मैं शुक्र गुजार हूँ सरकार की। जब 14 FC पैसा हमारे अकाउंट में आए थे, हमने एक टैंकी बनाया था। मैं कोशिश कर रहा था अपनी चेयरमैन साहब को लेकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, मैं उसको इनोवेशन कर रहा था। वो इसकी बरकत से कि 14 FC जो हमें मिलता नहीं था पिछले कई सालों से, पंचायत राज की वजह से वो 14 FC और 15 FC ये डायरेक्ट मिला है, और डायरेक्ट पैसा जाता है हमारे अकाउंट में, और गाँव में अब इस पंचायत राज से कुछ न कुछ दिखने लगा है। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई आरा या तजवीज़ रखना चाहते हो, तो आप हमें इस पते पर इरसाल कर सकते हो। हमारा ईमेल ID है rubaru7@gmail.com। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत लेकर। जब तक के लिए आदाब।